सोचिए, एक बेघर लड़का, 292 मील का पैदल सफर और आज $400 बिलियन का एक फैशन एम्पायर। ये कहानी है लुई विटॉन की और आज हम यही जानेंगे कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। आज लुई विटॉन की जो पेरेंट कंपनी है LVMH, वो एक इतना बड़ा लग्जरी साम्राज्य है कि उसकी कीमत $400 बिलियन से भी ज्यादा है। मतलब अनबिलीवेबल। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? एक 13 साल के बेघर लड़के के पेरिस तक 292 मील पैदल चलने से। ये जो जर्नी है ना, घोर गरीबी से अल्टीमेट लग्जरी तक पहुंचने की, चलिए इसे ही समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे फाउंडर की मुश्किल जर्नी, फिर उस रेवोल्यूशनरी ट्रंक के बारे में जानेंगे जिसने सब बदल दिया। उसके बाद ग्लोबल डायनास्टी कैसे बनी, फिर विवाद और कॉर्पोरेट वॉर, और आखिर में आज का मॉडर्न लग्जरी एम्पायर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके फाउंडर से। एक ऐसा लड़का जिसने मुश्किल घर को छोड़कर एक और भी मुश्किल रास्ता चुना। ये टाइमलाइन देखिए जरा। 1835 में सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी सौतेली माँ से बचने के लिए वो घर से भाग गए। 2 साल तक पैदल चले, अक्सर जंगलों में सोते हुए, और 1837 में पेरिस पहुंचे। और फिर देखिए 1852 तक वो फ्रांस की महारानी के पर्सनल बॉक्स मेकर बन गए और 1854 में अपनी पहली वर्कशॉप भी खोल ली। मतलब घर से भागने से लेकर रॉयल आर्टिसन बनने तक ये करीब करीब 2 दशक की, मतलब 20 साल की मेहनत और जिद की कहानी है। तो अब आते हैं उस रेवोल्यूशनरी ट्रंक पर। देखिए, एलवी की सक्सेस सिर्फ अच्छी क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से नहीं थी। असली वजह थी उस दौर के ट्रैवल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पहले के ट्रंक्स कैसे होते थे? ऊपर से गोल डोम्ड शेप के। अब इन्हें ट्रेनों में एक के ऊपर एक रखना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऊपर से भारी और पिग स्किन के बने होते थे जो टूट जाते थे। यहीं पर लुई वुइटन ने एक सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग इनोवेशन किया। उन्होंने बनाया एक फ्लैट टॉप ट्रंक, आयताकार, स्टैकेबल, हल्का और वाटरप्रूफ कैनवस से बना। मॉडर्न ट्रैवल के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था। और बस इसी एक चीज ने एलवी को अमीर यात्रियों के लिए एक मस्ट हैव बना दिया। और यहीं से एलवी का कोर बिजनेस मॉडल बना। स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर थी। अमीरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उनकी लाइफ को आसान बनाओ, एंड दे विल पे एनी प्राइस। ओके, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगली पीढ़ी ने सिक्योरिटी और ब्रांडिंग के दम पर इस बिजनेस को एक ग्लोबल डायनेस्टी में कैसे बदला। सक्सेस के साथ एक नई प्रॉब्लम भी आई। बड़े पैमाने पर चोरी और काउंटरफीटिंग, मतलब नकली माल। और इसका सल्यूशन था एक जीनियस मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक। लोबे के बेटे जॉर्जिस ने एक मल्टी पिन टम्बलर लॉक सिस्टम बनाया। ऐसा ताला जिसे खोला नहीं जा सकता, अनपिकेबल। फिर उन्होंने पब्लिकली मशहूर एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडीनी को चैलेंज किया कि वो एक एलवी ट्रंक से निकल कर दिखाएं। और मजे की बात यह है कि हुडीनी ने चैलेंज एक्सेप्ट किए ही नहीं किया। बस इसी एक बात से उस ताले की इनविंसिबल रेपुटेशन हमेशा के लिए पक्की हो गई। इसके बाद 1896 में आया वो आइकॉन जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है, द मोनोग्राम। जॉर्जिस वुइटन ने इसे डिजाइन किया था। इसमें उनके पिता के इनिशियल्स थे, L और V, साथ में जापानीज इंस्पायर्ड फ्लोरल मोटिव्स भी थे। ये इतना प्रिसाइज और हैंडमेड होता था कि नकल करना बहुत मुश्किल था। तो ये डिजाइन उनके पिता को एक ट्रिब्यूट भी था और काउंटरफेट से लड़ने का एक बहुत स्मार्ट तरीका भी। लेकिन इस ब्रांड की हिस्ट्री पूरी तरह से बेदाग नहीं है। इसमें कुछ डार्क चैप्टर्स भी हैं और परिवार का कंट्रोल एक बहुत ड्रामेटिक एंड के करीब था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब फ्रांस के ज़्यादातर बिजनेसेस ने प्रोटेस्ट में अपने काम बंद कर दिए थे, लुई विटॉन ने वहाँ की नाजी पपेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया। कंपनी ने इसे एक सर्वाइवल टैक्टिक बताया, लेकिन ये फैसला आज भी उनके इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जंगों से बचने और एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के बाद भी लुई विटॉन परिवार ने इस कंपनी पर अपना कंट्रोल खो कैसे दिया? इसका जवाब एक कॉर्पोरेट बैटल में छिपा है, जहां उन्हें उसी इंसान ने मात दी जिसे वो मदद के लिए लाए थे। ये एक क्लासिक कॉर्पोरेट टेकओवर की कहानी थी। लुई विटॉन परिवार को टेकओवर का डर था, तो उन्होंने बर्नार्ड आर्नोल्ड को मदद के लिए बुलाया। दूसरी तरफ मोइन हेनेसी भी कंट्रोल चाहती थी और गुपचुप तरीके से शेयर्स खरीद रही थी।
लेकिन बर्नार्ड आर्नोल्ड का प्लान कुछ और ही था। उन्होंने दोनों साइड्स को प्ले किया और आखिर में मेजॉरिटी स्टेक हासिल करके पूरी कंपनी पर ही कब्जा कर लिया। लुई विटॉन परिवार को बाहर होना पड़ा। और यहीं से LVMH के मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई, एक नए लीडरशिप के अंडर जो ज्यादा एग्रेसिव और विशाल थी। तो LVMH अपना ग्लोबल डोमिनेंस बनाए कैसे रखता है? स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। इसका सीधा सा मतलब है इफ यू कांट बीट योर कंपेटिटर्स, बाय देम। और उन्होंने यही किया। टिफनी एंड को, बल्गारी, केंजो, फेंडी और 70 से भी ज्यादा लग्जरी ब्रांड्स को खरीदकर LVMH ने लग्जरी मार्केट में एक तरह से अपनी मोनोपोली बना ली। स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा है वर्टिकल एक्सपेंशन। इसका मतलब है सप्लाई चेन के हर स्टेप पर कंट्रोल करना, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद मैनेज करना। जैसे कि वो डियोर से परफ्यूम बनाते हैं, टैग हॉयर से घड़ियां, सिफोरा के थ्रू रिटेल करते हैं और तो और हैंग लंग टैनरी जैसी कंपनी से लेदर सप्लाई भी खुद कंट्रोल करते हैं। इससे उन्हें रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कस्टमर एक्सपीरियंस तक हर चीज पर टोटल कंट्रोल मिलता है। और अपनी अल्टीमेट एक्सक्लूसिविटी बनाए रखने के लिए LV की एक बहुत स्ट्रिक्ट नो डिस्काउंट पॉलिसी है। मतलब रूल इज अ रूल। अगर कोई LV प्रोडक्ट आपको सेल पर मिलता है तो वो या तो फेक है या फिर सेकेंड हैंड। ये बात कंट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन कई सालों तक कंपनी की ये प्रैक्टिस रही है कि अगर उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकते तो वे उन्हें जला देते हैं, लेकिन छूट नहीं देते। ब्रांड की वैल्यू कम करने से बेहतर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मर्चेंडाइज नष्ट कर देना चुनते थे। तो एक बेघर लड़के के सपने से लेकर एक कॉर्पोरेट जायंट बनने तक, जो आज एनिमल क्रूअल्टी और मिसलीडिंग लेबलिंग जैसे आरोपों का सामना कर रहा है, ये पूरी जर्नी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस लग्जरी की असली कीमत क्या है?